पीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके पीटी सिलेबस के टॉपिक मौर्य वंश की चर्चा करेंगे। ठीक है, इस मौर्य वंश में भी सिलेबस में स्पेसिफिक रूप से सम्राट अशोक के विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा उल्लेख है। ठीक है, तो हम पूरे मौर्य साम्राज्य को ना देखते हुए इस वीडियो में सम्राट अशोक की सभी महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, तथ्यों को देखेंगे जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं, इनको भी इंक्लूड करेंगे। साथ ही जो है हम मौर्य जो शासन था, इसकी प्रशासनिक, खास तौर से अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक स्थिति, ठीक है, और राजनैतिक स्थिति, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और इसमें हमने लगभग सभी प्रश्नों का समावेश कर लिया है जो सम्राट अशोक से संबंधित हैं, और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश कर लिया गया है। तो इस एक वीडियो में आपके सारे सम्राट अशोक से संबंधित तथ्य कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सम्राट अशोक को देखने से पहले एक बार हम हल्की सी देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और इनका जन्म जो था वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और जो है इन्होंने ही जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये चंद्रगुप्त ने ही मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, और इनका सहयोग किसने किया था? इनका सहयोग चाणक्य ने किया था, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। किसको इन्होंने हरा के शासन प्राप्त किया था? तो घनानंद को हरा के इन्होंने शासन प्राप्त किया था। साथ ही चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, जो कि सिकंदर की मृत्यु के उपरांत सेल्यूकस निकेटर ने अपना आगे का संचालन किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। ठीक है, जो कि मगध की राजगद्दी पर जो है 298 ईसा पूर्व में बैठा। ठीक है, और इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, फिर बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था, जिसने अपने भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखते हैं सम्राट अशोक के विषय में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को। अशोक महान जो था बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो था कहाँ का राजपाल था? अवंती का राजपाल था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, अवंती का राजपाल था। अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिला है? मास्की अभिलेख में मिला है, गुर्जरा अभिलेख में मिला है। ठीक है, मास्की कहाँ से प्राप्त हुआ अभिलेख है? ये हमको कर्नाटक से मिला है। ठीक है, मास्की अभिलेख की प्राप्ति कहाँ से हुई है? कर्नाटक से हुई है। और गुर्जरा अभिलेख की प्राप्ति मध्य प्रदेश से हुई है। ठीक है, इसके अलावा दो और अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक लिखा गया है, जैसे उद्गोलन का अभिलेख और आपका जो है निट्टूर का अभिलेख। ठीक है, निट्टूर और उद्गोलन जो मिला है ये कहाँ से मिला है? ये भी कर्नाटक से मिला है, और जो निट्टूर है ये भी कर्नाटक से मिला है। तो अब आप इसको याद कैसे रखेंगे कि अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिला है? तो आप इसको मगनू नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, मगनू मतलब मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उद्गोलन। ठीक है, आगे देखते हैं। पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, अब क्या है, अशोक ने अपने अब राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसी युद्ध के बाद जैसा हम जानते हैं कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि इसमें बहुत लाखों लोग मारे गए। ठीक है, इस युद्ध के बाद ही जो है अशोक ने धम्म नीति का पालन किया। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि धम्म क्या है। ठीक है, इस की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये भी हम समझ लेते हैं कि कलिंग युद्ध का कारण क्या था। कलिंग युद्ध का देखिए कारण दो था। अशोक ने ऐसे ही कलिंग युद्ध पे हमला नहीं किया था। दो कारण थे। एक तो राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण क्या था कि उसकी साम्राज्यवादी नीति थी। वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, जो उसे पैतृक रूप से प्राप्त हुआ था। उसके बाद उसका कारण था कि आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण क्या था कि पाटलिपुत्र से दक्षिण पूर्व के जो पूर्वोत्तर मार्ग था उस पर कलिंग का अधिकार था। जब पाटलिपुत्र का जो दक्षिण पूर्वोत्तर मार्ग था उस पर कलिंग का अधिकार था। दक्षिण पूर्ववर्ती तटों के बंदरगाह पर जाने के लिए जो है वहाँ पर
उस पे जो कलिंग की तरफ के जो बंदरगाह थे उस पर कब्जा करना चाहता था, जिससे उसका आर्थिक लाभ हो। ठीक है, तो इसलिए जो है कलिंग पर हमला करना ज़रूरी था। फिर इस युद्ध में अशोक विजयी रहा और इसी के बाद उसने धम्म नीति का पालन किया। ठीक है, अब हम एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे कि अशोक का जो विस्तार था, साम्राज्य विस्तार, ठीक है, वो कहाँ कहाँ था। तो अशोक का अगर हम ये भारत का पूरा मैप माने, ठीक है, तो अशोक का जो साम्राज्य विस्तार था वो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, और इधर आपके पश्चिम में काठियावाड़, और ये पूरा अफगानिस्तान के भी बीच का इलाका लगता था। अफगानिस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान तक था, और जो आपके जो ईस्ट में पूर्व में था ये बंगाल की खाड़ी तक हो गया था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्लिनी का क्या कथन है? प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, ठीक है, जिसको टॉलमी भी कहा जाता था, ने पाटलिपुत्र में एक राजदूत भेजा था जिसका क्या नाम था? डायनोसियस नामक एक राजदूत भेजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली परीक्षा में पूछा गया कि अशोक के राज दरबार में कौन सा राजदूत आया था, तो 4 नाम दिए थे, उसमें से एक डायनोसियस था। तो ये याद रखिएगा, डायनोसियस जो था वो अशोक के टाइम पे आया था। और कन्फ्यूज़न होता है डायमेकस में, डायनोसियस और डायमेकस में। तो डायमेकस जो था, ये राजदूत जो था, ये बिंदुसार के टाइम पे आया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, डायमेकस जो था वो बिंदुसार के समय में आया था, डायनोसियस अशोक के टाइम पे आया था। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया है, जिनका क्या नाम था? एक कर्ण गुफा थी, दूसरी चौपड़ गुफा थी, तीसरी सुदामा गुफा थी, और चौथी थी विश्व झोपड़ी गुफा। ठीक है, ये 4 गुफाओं का निर्माण आजीविकों के लिए, आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे उनके लिए कराया था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। आगे हम देखेंगे जब अशोक के बाद कौन से उत्तराधिकारी हुए, तो दशरथ हुआ। ठीक है, आखिरी मौर्य वंश का शासक कौन था? बृहदत्त था। ये पूछा जा चुका है कई बार। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। ठीक है, अशोक जो था वो आजीवक संप्रदाय की स्थापना, अब ये देख लेते आजीवक संप्रदाय किसकी थी? आजीवक संप्रदाय मखली गोशाल का था। ठीक है, मखली गोशाल किसके शिष्य थे? महावीर के शिष्य थे। बाद में उनका उनसे कुछ बैर हो गया था, तो मखली गोशाल ने अपना अलग संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। और आजीवक किस इनका दर्शन क्या था? ये लोग भाग्य में विश्वास रखते थे। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अशोक की माता का क्या नाम था? शुभदांगी था। ठीक है, शुभदांगी, बिंदुसार की पत्नी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि शुभदांगी एक दासी थी और बाद में उनका जो उनसे जो है पुत्र के रूप में अशोक हुए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। ठीक है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने किया। ठीक है, अशोक के शिलालेख जो हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। जो अशोक के शिलालेख हैं उनमें जो है इन 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और ये 4 लिपि के विषय में हम बता दें कि सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अभिलेख, अधिकांश जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उसके अलावा जो खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक वाले थे, ग्रीक को यूनानी लिपि भी कहते थे। ठीक है, ये जो थे, ये जो अभिलेख मिले हैं, ये जो आपके उत्तर भारत के जो उत्तर पश्चिम का इलाका है, ठीक है, वहाँ पे जो अभिलेख मिले हैं वो इन भाषाओं में हैं, इस लिपि में मिले हैं। ठीक है, अब जो है ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख जो है वो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत में कैसे मिले हैं? ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। खरोष्टी लिपि कैसी लिपि थी? ये जो थी ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। हम देखते हैं जो अशोक के अभिलेख थे कैसे थे, 3 भागों में बटे हुए थे। तो देखते हैं कौन कौन से 3 भाग के अभिलेख थे। पहला था
शिलालेख, दूसरा था स्तंभ लेख, तीसरा था गुहा लेख। ठीक है, तो अब देखते हैं शिलालेख क्या थे, इनकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि शिलालेख थे क्या। शिलालेख थे प्रशासन एवं सदाचार की बात की जाती थी, इसमें सदाचार की बात की गई है। ठीक है, सदाचार की बातें लिखी गई हैं। और शिलालेख कितने हैं, इनकी संख्या है कुल 14 संख्या है। ठीक है, 14 है, 14 है। ठीक है, उसके बाद स्तंभ लेख देखते हैं। तो स्तंभ लेख में क्या है, इसमें धम्म से संबंधित है, धम्म से संबंधित। धम्म क्या होता है, धम्म का अर्थ है नैतिक, नैतिकता की बात करना। ठीक है, नैतिकता से संबंधित धर्म का। और ये स्तंभ लेख कितने मिले हैं, स्तंभ लेख जो है इनकी संख्या 7 है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं गुहा लेख। इसमें क्या चर्चा है, इसमें विभिन्न धर्मों से संबंधित चर्चा है, विभिन्न धर्मों से संबंधित चर्चा है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। और ये भी देखना चाहिए कि अभिलेख आखिर जारी क्यों किए। अभिलेख जो थे उसने जारी इसलिए किए थे क्योंकि जनता को नीति और एवं विचारों को से अवगत कराने के लिए। ठीक है, जनता को चाहता था कि वो जनता जो है नीति और विचारों से अवगत हो, जो अशोक की है, जो शासन की है, तो इसलिए जो है अभिलेख जारी किए थे। आगे देखते हैं, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी। अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम खोज 1750 ईस्वी में पाबेटी फेंटलर ने की थी। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है हम देख चुके हैं, 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की थी, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये पूछा जा चुका है। अशोक के शिलालेख सबसे पहले किसने पढ़े, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक, अशोक के प्रमुख जो शिलालेख हैं उनमें वर्णित विषयों का देख लेते हैं एक बार चर्चा की पूछा जाता है। तो इसमें सब तो नहीं, जो याद रखने वाले होंगे वो हम बता देंगे कौन कौन से याद रखने चाहिए। ठीक है, पहला जो है इसका शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, तो पहला तो याद ही रखिए, पशु बलि की निंदा है पहले शिलालेख में। दूसरे शिलालेख में क्या है, दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य और पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। ठीक है, दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरे शिलालेख में क्या है, तीसरे शिलालेख में है राजकीय, इसमें क्या किया, राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि वो हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथे शिलालेख में क्या किया है। इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। ठीक है, धम्म की हम चर्चा कर चुके हैं। धम्म क्या होता है, धम्म होता है नैतिक आचार संहिता। ठीक है, नैतिक आचार संहिता होती है, कोड। ठीक है, इसमें क्या है, समाज के लोगों को नैतिक उत्थान करना, समाज के लोगों का नैतिक उत्थान करना। अशोक ने अपने क्या किया, अशोक ने अपने दूसरे और 7वें अभिलेख में जो है, अभिलेख में धम्म की परिभाषा भी दी है। ठीक है, धम्म की परिभाषा इसने दी है दूसरे और 7वें अभिलेख में। और दूसरे अभिलेख जो है इसमें स्वयं से प्रश्न और उत्तर की भी इसने किए हैं, स्वयं से प्रश्न और उत्तर किए हैं। चलिए आगे देखते हैं पांचवा शिलालेख। पांचवा शिलालेख जो है अशोक का, इस शिलालेख में धर्म महामानवों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो दूसरा और 7वां याद रखिए। फिर छठा जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी है। ठीक है, 7वां और 8वां ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अशोक ने तीर्थ यात्रियों का उल्लेख किया है। ठीक है, तीर्थ यात्रा के विषय में उल्लेख किया 7वें और 8वें में। ठीक है, 9वां जो है इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें शिलालेख में क्या है, अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ठीक है, फिर 11वें शिलालेख में इसने क्या कहा है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, धम्म के विषय में बता चुके हैं, तो 11वां शिलालेख जो है ध्यान रखिएगा। फिर 12वां शिलालेख जो है इसमें क्या है कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। फिर 13वां शिलालेख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जो है 14वें शिलालेख में क्या है, 14वें शिलालेख में
अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है कि जो जनता जो है कैसा जीवन बिताए, धार्मिक जीवन बिताए, इसके लिए उसने क्या किया है, उसने प्रेरित किया है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 हमने बताई, ठीक है। केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए ये 6 अलग अलग स्थानों में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं कि कौन से स्थान में है, लेकिन एक बार आप नज़र डाल लीजिए कि थोड़ा बहुत ध्यान रहे। प्रयाग स्तंभ लेख ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। यह स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया, ठीक है। तो ये पहले प्रयाग स्तंभ लेख जो था कौशाम्बी जो है वो इलाहाबाद के पास में स्थित है, तो कौशाम्बी से अकबर जो है इलाहाबाद के किले में ले आया। फिर दूसरा है दिल्ली टोपरा का अभिलेख जो है, ये क्या है, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया, ठीक है, टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा क्या है, दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित ये स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। चौथे में क्या है, रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। पांचवा जो लेख है वो लौरिया रेराज का है, ये कहाँ पे है, चंपारण बिहार में। छठा जो है लौरिया नंदगढ़, ये चंपारण बिहार में। इस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी, आगे देखते हैं, कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है, रानी का भी अभिलेख कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी का अभिलेख जो है वो रानी का अभिलेख भी कहलाता है। अशोक का जो सबसे छोटा अभिलेख है, स्तंभ लेख, वो रुम्मनदेही है, ठीक है। इसी में क्या है, लुम्बिनी में धम्म की यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर को घटा देने की घोषणा की गई है, ठीक है। भू राजस्व की दर घटा दी गई है, और इसी में जो है हमें ये भी पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। अशोक 7वां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा अभिलेख है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब कुछ मौर्य प्रांत हैं, उनकी राजधानियां हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं। तो जो उत्तरापथ वाला मौर्य प्रांत था, 5 प्रांत थे मौर्य में थे 5 प्रांत, ठीक है, 5 प्रांतों में विभाजित था। तो उत्तरापथ वाला जो था उसको, वो अब जैसे ये भारत है, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। जो उत्तरापथ वाला था इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी, ठीक है। फिर उसके बाद अवंती वाला जो राष्ट्र था इसकी राजधानी थी उज्जैनी, अवंती वाला उज्जैनी राजधानी थी, ठीक है। उसके बाद कलिंग जो था उसकी राजधानी क्या थी, तोसली, ठीक है, कलिंग की राजधानी तोसली थी। उसके बाद दक्षिणापथ का एक था जिसको सुवर्णगिरी जो था सुवर्णगिरी थी, ठीक है। फिर उसके बाद एक पाटलिपुत्र था जो कि प्राशी प्रांत था और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रत्यक्ष शिलालेख में ये घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एक बार, किसमें घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, तो प्रथम शिलालेख में, ठीक है। अशोक का शार-ए-कूना यानी कंधार का अभिलेख ग्रीक और माइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र की को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं कि सम्राट अशोक की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। हालांकि जब हम अभी प्रशासनिक उसकी बात करेंगे तब हम देखेंगे कि मंत्री परिषद जो थी ये इसकी बैठक कैसे होती थी, गुप्त होती थी और बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। जो निर्णय होते थे वो ऐसा नहीं कि बाध्यकारी होते, बहुमत के आधार पर तो होते, लेकिन राजा पर बाध्यकारी नहीं होते। तो मंत्री परिषद कैसी संस्था थी, केवल एक जो थी मौर्य प्रशासन में सलाहकारी संस्था थी, ठीक है, सलाहकारी संस्था थी, ठीक है। तो राजा जो प्रधान होता था वो कौन होता था, तो प्रधान जो होता था वो राजा होता था, राजा जो था प्रधान था, ठीक है। और हम देखेंगे जब अधिकारियों की बात करेंगे तो देखिए जैसे तीर्थ, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी क्या कहलाते थे, तीर्थ का उल्लेख मिलता है। तो शीर्ष अधिकारी जो थे वो तीर्थ कहलाते थे, उनको तीर्थ कहा जाता। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी थी, 18 थी, ठीक है, इनकी 18 संख्या थी। ये उच्च अधिकारी थे, ठीक है। और इन तीर्थों के भी नीचे जो होते थे वो कौन होते थे, इन तीर्थों के नीचे होते थे अध्यक्ष,
तीर्थों के नीचे जो काम करते थे वो अध्यक्ष थे, और इनकी संख्या मौर्य प्रशासन में कितनी थी, 27 थी। ठीक है, फिर जो है इस तरह जो है इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो जब हम साम्राज्य का वर्गीकरण देखेंगे कि जो सबसे बड़ा क्या था, सबसे बड़ा था साम्राज्य होता था। उससे फिर उसके बाद जो था वो प्रांत में विभक्त था, जो 5 प्रांत हमने बताए। ठीक है, उसके बाद 5 प्रांतों के बाद मंडल था। ठीक है, मंडल होता था। फिर इस मंडल के बाद जो होता था वो जिला होता था। ये उनकी प्रशासनिक जो वर्गीकरण है उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, जो उनका शासनिक जो साम्राज्य का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जिला होता था जिसको आहार भी कहा जाता था, साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता था, इसको विषय भी कहते थे। ठीक है, इसके अलावा क्या था, जिले के बाद होता था स्थानीय से। ठीक है, स्थानीय, इसमें 800 गांवों को मिला के स्थानीय बनता था। 800 गांव मिला के स्थानीय बनता था। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, उसके बाद ये जो स्थानीय था ये दो भागों में भागता, 2 टुकड़ों में भागता। आगे देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, स्थानीय जो था ये 2 भागों में भागता। द्रोणमुख 1 और द्रोणमुख 2। ठीक है, एक में 400 गांव होते थे और एक में 400, मतलब 400 गांव में 2 द्रोणमुख होते थे। ठीक है, फिर उसके नीचे हम देखते हैं कि फिर खावर्टिक होता था, फिर संग्रहण होता था, फिर उसके नीचे ग्राम होता था। तो ये इनके पूरे साम्राज्य का वर्गीकरण था। ठीक है, तो आगे फिर देखते हैं, हमने कहाँ पे देखा था कि इनकी संख्या 18। अर्थशास्त्र में जो चर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, चर। ठीक है, चर जासूस को कहा जाता है। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य के प्रांत कितने थे, 5। ठीक है, हमने चर्चा कर ली कौन कौन से प्रांत थे, तो हमने देख लिया। ठीक है, प्रांतों को क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक जो कुमार या आर्यपुत या राष्ट्रिक कहलाते थे। ठीक है, तो प्रांतों में जो शासन करता था वो कौन होते थे, वो कुमार, आर्यपुत, राष्ट्रिक होते थे। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि प्रशासन में जो लोग थे वो, जैसे जो प्रांत का जो वो शासन करता था वो राज परिवार के ही कोई सदस्य करता था, इसीलिए उसको कुमार कहा जाता था या आर्यपुत कहा जाता था। ठीक है, कुछ एक जैसे सौराष्ट्र था, ये अर्ध स्वशासित राज्य था। ठीक है, जब मतलब मौर्य शासन के अधीन था, ये मौर्य शासन के अधीन था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया। ठीक है, इसी वही चर्चा है, प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया। फिर जो विषयपति के अधीन होते थे, सबसे छोटी इकाई कौन थी, ग्राम थी। ठीक है, इसका मुखिया क्या होता था, ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, अब अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ हैं। तीर्थ का मतलब हमने बताया था कि जो उच्च अधिकारी होते थे, जो प्रशासन के उच्च अधिकारी होते थे, उनको तीर्थ कहा जाता था। तो इनमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर टफ बनाने की कोशिश करेगा तो फिर ये पूछेगा कि मंत्री जो था वो क्या था। तो मंत्री जो था वो प्रधानमंत्री होता था। पुरोहित जो होता था वो क्या होता था, धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, सेनापति जो होता था सैन्य विभाग का प्रधान होता था। जो युवराज होता था वो राजपुत्र होता था। ठीक है, द्वारिक जो होता था राजकीय द्वार का रक्षक होता था। ठीक है, अंतर्वैदिक कौन होता था, अंतर्वैदिक अंतापुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रह करता होता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। समाहर्ता। सन्निधाता कौन होता था, जो राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था वो सन्निधाता होता था। प्रशासता कौन होता था, ये कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टि कौन होता था, कमिश्नर होता था। ठीक है, और पीर कौन होता था, नगर का कोतवाल होता था। तो नगर का कोतवाल भी ध्यान रखिएगा। व्यवहारिक कौन होता था, ये प्रमुख न्यायाधीश होता था। और नायक कौन होता था, नगर की रक्षा का अध्यक्ष होता था। ठीक है, इसी प्रकार कार्मांतिक कौन होता था, उद्योगों। ठीक है, कार्मांतिक कौन होता था, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। ठीक है, उद्योगों कारखानों का अध्यक्ष होता था। इसके बाद जो है मंत्रिपरिषद जो था वो अध्यक्ष होता था। और आपका दंडपाल जो है वो सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था। ठीक है, दुर्गपाल जो था ये दुर्ग का रक्षक था। और अनंतपाल जो था ये सीमावर्ती दुर्गों की रक्षक करता था। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है तीर्थों को याद कर सकते हैं कि कौन कौन से तीर्थ थे और उनके क्या कार्य थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, प्रशासकों में सबसे छोटा कौन सा था, गोप था।
ठीक है, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। हमने देखा था कि अभी साम्राज्य का वर्गीकरण पढ़ा तो हमने देखा था किस तरह विभाजित था, तो सबसे आखिरी में कौन सी इकाई थी, ग्राम की इकाई थी। ठीक है, तो ये सबसे छोटा प्रशासक कौन था, गोप था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। ठीक है, नगर का प्रशासन हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, होता क्या था कि नगर पालिका जो नगर का प्रशासन करती थी एक तरीके की नगर पालिका थी। ठीक है, नगर पालिका थी। इसका प्रधान जो होता था वो कौन होता था, इसके प्रधान को कहते थे नागरक। इसके प्रधान को नागरक कहते थे। और नगर पालिका की शासन व्यवस्था के लिए 30 सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, अब प्रत्येक समिति का जैसे कार्य निर्धारित होता था तो 6 समितियां होती थी। ठीक है, 6 समितियों में जैसे पहली समिति हो गई तो पहली समिति क्या करती थी, जो फर्स्ट समिति थी ये उद्योग धंधों का निरीक्षण करती थी। जो दूसरी समिति थी ये क्या करती थी, ये विदेशियों की देखरेख करती थी। तीसरी जो थी जन्म मरण का किताब रखती थी। चौथी समिति व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। पांचवी समिति विक्रय का निरीक्षण करती थी। छठी समिति जो थी ये भी विक्रय कर को वसूल करती थी, जो टैक्स होता था उसको वसूल करती थी। इस प्रकार की 6 समितियां थी जो नगर पालिका का काम नगर प्रशासन चलाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो टैक्स लिया जाता था, जो बिक्री कर जो समिति करती थी, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। ठीक है, इसे बचाने वाले को क्या किया जाता था, मृत्यु दंड दे दिया जाता था। सोचिए, मेगास्थनीज के अनुसार अग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लगभग 50,000, वो फिर मतलब जस्टिन कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर जो इतिहासकार था, जो लेखक था, उसने बताया कि 50,000 अश्वरोही सैनिक के साथ 9,000 हाथी के साथ और 8,000 रथों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है उसको घनानंद को जीत लिया था, पूरे मगध को रौंद दिया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से 6 लाख फौज थी। लेकिन हम यहाँ पे चंद्रगुप्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ सम्राट अशोक की और उनके संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थाओं की। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक जो है चंद्रगुप्त इनके टाइम पे जो प्रशासनिक समिति थी वो थी। तो इसमें क्या था, ये भी 6 होती थी समितियां, हमने बताया 6 होती थी। प्रथम समिति उद्योगम शिल्प करती थी, दूसरी विदेशियों की देखरेख करती थी, तीसरी जन्म मरण का विवरण रखती थी, चौथी जो थी वो व्यापार वाणिज्य देखती थी, और इसी प्रकार पांचवी जो थी वो निर्मित वस्तुओं का विक्रय निरीक्षण करती थी, और छठी जो थी वो बिक्री कर वसूल करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, नायक कहलाता था। ठीक है, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी के अनुसार यूनानी लेखक, ठीक है ये बात फिर रिपीट हो रहा है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सैन्य समिति देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, सैन्य समिति उनके कार्य क्या थे, इसमें ये भी 6 समिति होती है। सैन्य समिति भी कैसी थी, 6 समितियां होती थी। पहली समिति जल सेना की व्यवस्था करती थी, दूसरी यातायात और रसद की व्यवस्था करती थी, तीसरी पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी, चौथी जो थी अश्वरोहियों की सेना की देखरेख करती थी, और पांचवी जो थी वो गज सेना का देखरेख करती थी, और छठी जो थी वो रथ सेना का देखरेख करती थी। तो इस प्रकार की सैन्य समितियां थी, ये भी 6 होती थी। ठीक है, कुछ और बात देख लेते हैं कि अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। रज्जुक कौन सा मौर्य शासन में अधिकारी होता था, तो न्यायाधीश होता था। सरकारी भूमि जो थी वो सीता भूमि होती थी। सीता भूमि कौन सी होती थी, ऐसी भूमि जिससे राजकीय कर प्राप्त किया जा सके। ठीक है, ऐसी भूमि को सीता भूमि कहते थे। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को कहते थे अदेव मात्रक। ठीक है, ये शब्द जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे पूछा जा सकता है कि सीता भूमि क्या थी, अदेव मात्रक किस प्रकार की भूमि थी। ठीक है, फिर मेगास्थनीज जो कि मौर्य साम्राज्य के टाइम पर आया था, तो उसने बताया कि जो भारतीय समाज है वो 7 वर्गों में विभाजित है। ठीक है, इसी प्रकार मौर्य प्रशासन में क्या था, स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहते थे, रूपाजीवी कहते थे। ठीक है, मौर्य शासन जो है लगभग 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए और वायु पुराण के हिसाब से 9 राजा हुए। ठीक है, अंतिम कौन था शासक, अंतिम शासक वृहदत्त था। ये पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, वृहदत्त था। इसकी हत्या इसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। ठीक है, 185 ईसा पूर्व में कर दी थी, और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो मगध में शुंग वंश की नींव इसके
हत्या के बाद पड़ी थी। अब इसमें कुछ और हम थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि जो देखें कि गुप्तचर व्यवस्था थी ये अलग, मतलब ये जो थी गुप्तचर व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये मात्य जो होते थे उनके अंडर में काम करती थी। यहाँ पे लिखते हैं गुप्तचर व्यवस्था जो थी ये अमात्य के अंदर में काम करती थी, ठीक है, जिसे महामात्य सर्प भी कहा जाता था, ठीक है। और ये गुप्तचर व्यवस्था दो टाइप की होती थी, एक तो थी संस्था, ठीक है, दूसरी थी संचरा। संस्था कैसी होती थी? संस्था होती थी जो एक जगह रुक कर जासूसी करते थे, एक जगह रुक जाते थे, वहीं पर रुक के जासूसी कर रहते थे। और जो संचरा वाली जो गुप्तचर होते थे क्या करते थे, समय समय पर अपने स्थान का परिवर्तन करते रहते थे, स्थान परिवर्तन करते रहते थे। स्त्री पुरुष दोनों ही गुप्तचर होते थे। कौटिल्य ने जो है मतलब विष्णुगुप्त या चाणक्य कह लीजिए, वो गुप्तचर को गौण पुरुष कहते थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रधान, हमने देखा था कि न्याय व्यवस्था में देखें तो प्रधान राजा होता था, और वैसे न्यायाधिकारी जो था उसको राजयुग भी कहते थे, ठीक है। और इसमें मौर्य प्रशासन में कुछ खास नहीं बचा है। अगर ये पूछा जाए कभी अभिलेख जो, क्योंकि अगर अशोक के बारे में पूछा जाएगा तो अभिलेख का ज़्यादा फोकस रह सकता है, क्योंकि अभिलेख इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभिलेख जो कला है, जो प्रेरणा मिली अशोक को, ये किससे मिली थी? ये मिली थी इसको ईरान के शासक डेरियस से मिली थी, ठीक है। ईरान के शासक डेरियस से इसको ये प्रेरणा मिली थी अभिलेख लिखने की। और इसमें क्या चर्चा करें, इसमें अगर कला की बात कर लें, थोड़ा सा हमने कला की चर्चा नहीं की, तो कला में हम देखते हैं कि दो तरह की कलाएं थी, स्थापत्य कला और विशिष्ट, ठीक है। स्थापत्य कला की बात करें तो इसके टाइम पर अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। तो श्रीनगर की अगर हम बात करें, श्रीनगर की बात करें, ठीक है, श्रीनगर अशोक ने स्थापित कराई, ठीक है। इसके अलावा नेपाल आप देखेंगे, नेपाल में था ललित पत्तन, ठीक है, ललित पत्तन, ललित पत्तन, ठीक है। इसका अशोक की पुत्री चारुमती ने ललित पत्तन की स्थापना तो अशोक ने की थी, लेकिन अशोक की पुत्री थी चारुमती। चारुमती ने क्या किया था, इसने जो है नेपाल में देवपत्तन नामक स्थान की स्थापना की थी, ठीक है। देवपत्तन नामक नगर की स्थापना की थी, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है अशोक ने बौद्ध ग्रंथ, जो धम्म की हमने बताया, नैतिक आचार की जो कोड था, जो संहिता थी, बौद्ध ग्रंथ राहुल वाद सुत्त से धम्म की परिभाषा ली है। बौद्ध ग्रंथ था राहुलोवाद सुत्त, ठीक है, राहुलोवाद। ये पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए हम इनकी जिक्र कर दे रहे हैं जिससे कि आपको स्मरण है, ठीक है। अब ये कुछ मोटे मोटे फैक्ट हो गए। इसके अलावा जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सारनाथ का स्तंभ शीर्ष है, ये पूछा गया प्रश्न है। सारनाथ में आपने देखा होगा कि सिंह स्तंभ शीर्ष है, जो कि जिसमें चारों ओर जो है शेर की मूर्ति, चारों दिशाओं में सिंह की मूर्ति है, ठीक है, चारों दिशाओं में। तो ये अशोक ने बनवाई थी, और इसमें जो है ये क्यों बनवाई थी, क्योंकि इससे चक्रवर्ती होने का प्रमाण मिलता है। चारों दिशाओं में 4 चक्रों का भी इसमें बना मूर्ति बनी है, ठीक है, मूर्ति बनी है, नीचे 4 चक्र बने हैं, और ये चक्र जो हैं इनमें 32 तीलियां हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये 32 तीलियां बनी है, ठीक है। फिर और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो मूर्ति है इसके नीचे 4 पशु भी बने हैं, ठीक है, 4 पशु हैं। ये पशु कौन कौन से हैं? एक तो गज है, मतलब हाथी, दूसरा अश्व है, तीसरा बैल है, और चौथा सिंह है। ये पशु बने हैं, ठीक है। और इसमें कुछ खास है नहीं। इसके बाद जो एक और चीज़ है, जैसे सांची का स्तूप पूछा जाता है अक्सर, सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो ये अशोक ने बनवाया, ठीक है, अशोक ने बनवाया। और ये है कहाँ पे, तो ये भोपाल में है, ठीक है। और इसमें कुछ विशेष तो है नहीं।
चलिए, इसमें और कुछ विशेष नहीं, बस सांची के स्तूप है। बाकी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसके बाद वाले एक अन्य वीडियो में आएंगे, जिसमें अशोक और मौर्य प्रशासन से संबंधित जितने प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं जो आपकी परीक्षा पीटी में पूछे जा सकते हैं, उसको हम एक जगह इंक्लूड कर देंगे और उसको हल करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।